बढ़त तो मिली थी। हाँ, बढ़त जरूर मिली क्योंकि मेवाड़ का एक बड़ा हिस्सा उनके नियंत्रण में आ गया था। पर अकबर का असली योगदान है उनकी प्रशासनिक व्यवस्था, मनसबदारी प्रणाली। इसे थोड़ा आसान भाषा में समझाइए, ये जात और सवार क्या था? बहुत सरल है। जात से किसी अधिकारी का पद और उसका वेतन तय होता था। मतलब जितनी बड़ी जात उतना बड़ा ओहदा। अच्छा। और सवार से ये तय होता था कि उसे अपनी टुकड़ी में कितने घुड़सवार सैनिक रखने हैं। ये एक ही साथ सैन्य और नागरिक प्रशासन की रीढ़ थी। और सबसे जरूरी बात, ये व्यवस्था वंशानुगत नहीं थी। बिल्कुल नहीं। मतलब पिता के बाद बेटे को वही मनसब मिले ये जरूरी नहीं था। तो इससे बादशाह का नियंत्रण बना रहता था। सही बात। मनसबदार की मृत्यु के बाद उसकी जागीर और पद शाही खजाने में वापस आ जाते थे। ये व्यवस्था योग्यता पर आधारित थी। ये अकबर की दूरदर्शिता थी। अकबर की धार्मिक नीति भी हमेशा चर्चा में रहती है। इबादत खाना बनवाया, जजिया खत्म किया, राजपूतों से विवाह संबंध बनाए। इसके पीछे सोच क्या थी? यहाँ समझने वाली बात यह है कि अकबर की नीति धर्मांतरण की नहीं बल्कि राज्य तटस्थता की थी। मतलब स्टेट न्यूट्रलिटी। राज्य तटस्थता। हाँ, वो एक ऐसा साम्राज्य बनाना चाहते थे जहां निष्ठा का आधार धर्म न होकर बादशाह हो। फतेहपुर सीकरी का इबादत खाना या सुलह ए कुल यानी सबके लिए शांति की नीति, ये सब इसी सोच का नतीजा था। तो अकबर ने एक ऐसा मजबूत प्रशासनिक ढांचा खड़ा कर दिया कि शायद उनके बेटे जहांगीर को ज्यादा मेहनत ही नहीं करनी पड़ी। ये एक बहुत अच्छा अवलोकन है। जहांगीर के समय 1605 से 1627 तक सत्ता का केंद्र खुद बादशाह से ज्यादा उनकी पत्नी नूरजहां बन गई थी। हाँ, नूरजहां झुंटा शब्द का इस्तेमाल हुआ है नोट्स में। हाँ, एक तरह का गुट बन गया था जिसमें नूरजहां, उनके पिता और भाई शामिल थे और जो असल में राजकाज चलाते थे। मतलब नूरजहां इतनी शक्तिशाली हो गई थी? इतनी कि उनके नाम के सिक्के भी जारी किए गए, जो मुगल इतिहास में अभूतपूर्व था। जहांगीर वो प्रशासन से काफी हद तक बेरुख थे, लेकिन उन्हें न्याय और चित्रकला का बहुत शौक था। जहांगीर के ही समय में पहले अंग्रेज राजदूत सर थॉमस रो 1615 में भारत आए थे। क्या ये उस वक्त एक बड़ी घटना मानी गई थी? शायद उस वक्त ये एक मामूली घटना लगी होगी, कुछ व्यापारियों को व्यापार की इजाजत देना, लेकिन असल में ये उस प्रक्रिया की शुरुआत थी जिसने 150 साल बाद मुगल साम्राज्य को खत्म कर दिया। ये एक व्यापारिक रिश्ते की शुरुआत थी जो आगे चलकर राजनीतिक गुलामी में बदल गई। जहांगीर के बाद शाहजहां का दौर आया 1628 से 1658 तक, और इसे वास्तुकला का स्वर्ण युग कहा जाता है। ताजमहल, लाल किला। हाँ, और ये सिर्फ इमारतें बनाने का शौक नहीं था, ये पूरी दुनिया को मुगल शक्ति और वैभव दिखाने का एक सोचा समझा प्रयास था। एक तरह का सॉफ्ट पावर प्रोजेक्ट। बिल्कुल। सफेद संगमरमर का इस्तेमाल, फारसी समरूपता, ये सब इसकी पहचान थी। लेकिन इसकी कीमत बहुत भारी पड़ी है। भारी पड़ी मतलब? नोट्स में भी लिखा है कि इन स्मारकों पर अत्यधिक खर्च ने शाही खजाने को कमजोर कर दिया। हाँ, खजाने को कमजोर कर दिया। देखिए, शाहजहां के दौर में साम्राज्य में काफी हद तक शांति थी, राजस्व वसूली अपने शिखर पर थी। तो फिर समस्या क्या थी? समस्या ये थी कि आमदनी जितनी ज्यादा थी, खर्च उससे भी कहीं ज्यादा हो रहा था, खासकर इमारतों और मध्य एशिया में सैन्य अभियानों पर। ये वास्तुकला का स्वर्ण युग था, लेकिन आर्थिक रूप से ढलान यहीं से शुरू हो गई थी। और अब आते हैं आखिरी महान मुगल बादशाह औरंगजेब पर, 1658 से 1707 तक। ये सुनना बड़ा अजीब लगता है। एक तरफ कहते हैं कि औरंगजेब के समय साम्राज्य सबसे बड़ा था, और दूसरी तरफ ये भी कि उसकी नीतियों पतन का कारण बनी। ये विरोधाभास कैसे काम करता है? ये एक शानदार सवाल है। औरंगजेब ने साम्राज्य को उसके सबसे बड़े आकार तक पहुंचाया, लेकिन ये विस्तार ही उसके लिए घातक साबित हुआ, खासतौर पर उसकी दक्कन नीति। दक्कन नीति। उसने अपने शासन के आखिरी 25 साल से ज्यादा दक्कन में मराठों, बीजापुर और गोलकुंडा के खिलाफ युद्ध लड़ते हुए बिताए। 25 साल? इसका नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये हुआ कि साम्राज्य तो फैला, लेकिन खजाना पूरी तरह खाली हो गया। दक्कन का युद्ध औरंगजेब के लिए एक ऐसा नासूर बन गया जिसने साम्राज्य की सैन्य और आर्थिक शक्ति को धीरे धीरे सोख लिया। और उनकी धार्मिक नीति, जो बहुत विवादास्पद है, जजिया को फिर से लगाना, मंदिर तोड़ने की घटनाएं। यहाँ नोट्स एक जरूरी बारीकी बताते हैं। मंदिर तोड़ने के पीछे अक्सर राजनीतिक कारण होते थे, जैसे किसी विद्रोही सरदार को सजा देना। अच्छा, सिर्फ धार्मिक कारण नहीं थे? नहीं, इसके साथ ही औरंगजेब ने कई मंदिरों को भूमि अनुदान भी दिया, जिसके दस्तावेज आज भी मौजूद हैं। तो ये तस्वीर सिर्फ काली और सफेद नहीं है, उनकी नीतियां पॉलिटिको इकोनॉमिक थीं।
तो साम्राज्य के पतन के क्या कारण थे? औरंगजेब के बाद ऐसा क्या हुआ कि इतना बड़ा साम्राज्य ताश के पत्तों की तरह बिखरने लगा? नींव तो पहले ही खोखली हो चुकी थी। औरंगजेब के लंबे और खर्चीले युद्ध, उनके बाद कमजोर उत्तराधिकारी, और एक बहुत महत्वपूर्ण कारण था जागीरदारी संकट। जागीरदारी संकट मतलब जागीरें, यानी जमीन कम थी और उस पर दावा करने वाले अमीर और मनसबदार ज्यादा। इससे अमीरों के बीच गुटबाजी और लड़ाई बढ़ गई। और बाहरी चुनौतियां भी तो बढ़ रही थीं। हाँ, मराठा, सिख और जाट जैसी क्षेत्रीय शक्तियों का उदय हो रहा था। तो ये पतन अचानक नहीं बल्कि धीरे धीरे हुआ। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु एक महत्वपूर्ण मोड़ थी, पर प्रक्रिया बहुत पहले शुरू हो चुकी थी। चलिए इस पूरी चर्चा को कुछ मुख्य बिंदुओं में समेटते हैं। पहला, पानीपत ने प्रवेश दिया लेकिन खानवा की लड़ाई ने असली स्थिरता दी। दूसरा, हुमायूं के फारस प्रवास से मुगल दरबार पर फारसी प्रभाव शुरू हुआ। तीसरा, मुगल प्रशासन का मजबूत आधार असल में शेर शाह ने तैयार किया था। चौथा, अकबर ने मनसबदारी व्यवस्था बनाई जो योग्यता पर आधारित थी, वंशानुगत नहीं। पांचवां, जहांगीर के समय अंग्रेजों का औपचारिक प्रवेश हुआ। छठा, शाहजहां का दौर संगमरमर की वास्तुकला का शिखर था, लेकिन बहुत खर्चीला भी। और सातवां, औरंगजेब की दक्कन नीति ने साम्राज्य को चरम पर तो पहुंचाया लेकिन आर्थिक रूप से खोखला कर दिया। इन नोट्स में एक बहुत ही शानदार मेमोरी कोड भी दिया गया है जो इस पूरी कहानी को याद रखने में मदद कर सकता है। बताइए। हाँ, ये कोड है: पानीपत ओपन्स, खानवा फिक्सेस, शेर ऑर्गेनाइजेस, अकबर सिस्टमेटाइजेस, जहांगीर डेलीगेट्स, शाहजहां डेकोरेट्स और औरंगजेब ओवर एक्सपेंड्स। वाह, पानीपत ने खोला, खानवा ने जमाया, शेर ने संगठित किया, अकबर ने व्यवस्थित किया, जहांगीर ने सौंपा, शाहजहां ने सजाया और औरंगजेब ने जरूरत से ज्यादा फैलाया। ये तो सच में बहुत उपयोगी है। एक वाक्य में पूरा साम्राज्य सिमट गया। तो इस पूरी चर्चा के बाद एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। अगर शेरशाह सूरी की प्रशासनिक व्यवस्था इतनी सफल थी और अगर किसी वजह से सूरी वंश जारी रहता और हुमायूं कभी वापस ना आते, तो भारत का इतिहास और उसका प्रशासनिक ढांचा आज कितना अलग हो सकता था। साथ स्वागत। आज हम मध्यकालीन भारतीय इतिहास की उस मशीनरी को समझने जा रहे हैं जिसने सदियों तक भारत पर राज किया, मुगल साम्राज्य। हमारे पास जो स्रोत है वो प्रतियोगी परीक्षाओं मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बनाए गए नोट्स जैसे हैं, एकदम सटीक, तथ्य आधारित और सीधे मुद्दे पर। तो हमारा मिशन साफ है, मुगल साम्राज्य के उस ऑपरेटिंग सिस्टम को डिकोड करना। ये इतनी विशाल और जटिल व्यवस्था आखिर चलती कैसे थी? इसे चलाने के लिए पैसा कहाँ से आता था, और जब पैसा आता था तो वो खर्च कहाँ होता था? आज हम मनसबदारी और जागीरदारी जैसी प्रणालियों से लेकर उनके शानदार कला और वास्तुकला तक हर पहलू की गहराई से जांच करेंगे। चलिए इस बड़ी पहेली को सुलझाते हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि मुगल साम्राज्य का ढांचा कैसा था। स्रोत कहते हैं कि ये एक सेंट्रलाइज्ड मोनार्की थी। आसान शब्दों में इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि सारी ताकत एक ही जगह केंद्रित थी, सम्राट के हाथ में। वही कानून था, वही सेना का प्रमुख था और वही सबसे बड़ा जज। अच्छा। लेकिन यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात है जो अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। स्रोत साफ कहते हैं कि एक थियोक्रेटिक स्टेट, मतलब एक धर्म आधारित राज्य नहीं था। ओह, तो ये किसी धार्मिक कानून से नहीं चलता था? नहीं, ये सम्राट की इच्छा और साम्राज्य की जरूरतों के हिसाब से चलता था। ये एक प्रैग्मेटिक इंपीरियल स्टेट था जिसने फारसी प्रशासनिक परंपराओं और भारत की जमीनी राजस्व प्रणालियों का एक बेहतरीन मिश्रण तैयार किया था। ठीक है, तो सम्राट सबसे ऊपर, लेकिन जाहिर है वो अकेले इतने बड़े साम्राज्य को नहीं चला सकता था। हाँ। उसकी टीम में कौन से मुख्य खिलाड़ी थे? स्रोतों में सूबेदार, दीवान, बख्शी जैसे कई पद हैं। बिल्कुल। सम्राट के नीचे अधिकारियों का एक मजबूत नेटवर्क था। प्रांतीय स्तर पर सबसे बड़ा अधिकारी था सूबेदार, जिसका काम था प्रांत में शांति और व्यवस्था बनाए रखना। ठीक है। फिर था दीवान, जो असल में प्रांत का वित्त मंत्री था। सारा राजस्व यानी टैक्स उसी के पास आता जाता था। और सेना का सारा काम देखता था मीर बख्शी, जो सैनिकों की भर्ती से लेकर उनके वेतन और रिकॉर्ड तक सब संभालता था। और न्याय के लिए काजी होते थे। काम तो बटे हुए थे, लेकिन क्या इससे अधिकारियों में टकराव नहीं होता था? एक सूबेदार जो पूरे प्रांत का मालिक जैसा है और एक दीवान जो बस हिसाब किताब देख रहा है, दोनों में ज्यादा ताकतवर कौन था? यही तो मुगल प्रशासन का सबसे बड़ा कमाल था
ये टकराव ना हो, इसीलिए व्यवस्था को बहुत सोच समझकर बनाया गया था। ये मुगलों की राजनीतिक सूझबूझ थी। अच्छा। उन्होंने समझा कि ताकत सिर्फ फौज से नहीं, पैसे से भी आती है। सूबेदार के पास प्रांत की सैन्य शक्ति थी, लेकिन उसकी सेना का वेतन और खर्च दीवान के हाथ में था। और दीवान? वो सीधे केंद्र को यानी सम्राट को रिपोर्ट करता था। ओह, तो सूबेदार चाहकर भी मनमानी नहीं कर सकता था। बिल्कुल। ये सिर्फ चेक एंड बैलेंस नहीं था, ये सत्ता को तोड़ने और जोड़ने की एक कला थी, ताकि कोई भी प्रांतीय गवर्नर इतना ताकतवर न हो जाए कि वो केंद्र के लिए खतरा बन सके। अच्छा, ये मनसबदारी सिस्टम हमेशा मुझे उलझाता है। जात, सवार, ये नाम तो सुने हैं, लेकिन इनको लेकर इतना कंफ्यूजन क्यों होता है? जरा इसे आसान भाषा में तोड़कर समझाइए। ये उलझाता है क्योंकि ये मुगल प्रशासन की रीढ़ की हड्डी थी और इसमें कई परतें हैं। चलिए इसे खोलते हैं। मनसब एक अरबी शब्द है जिसका सीधा मतलब है पद या रैंक। अकबर ने इसे एक ऐसी व्यवस्था का रूप दिया जिससे साम्राज्य के हर बड़े अधिकारी, चाहे वो सेना में हो या नागरिक प्रशासन में, उसकी हैसियत और जिम्मेदारियां तय होती थीं। इसके दो मुख्य हिस्से थे, जात और सवार। जात और सवार, इन्हीं दो शब्दों में सारा खेल है ना? बिल्कुल। जात अधिकारी के व्यक्तिगत पद और उसके वेतन को तय करता था। जात रैंक जितनी ऊंची, दरबार में उसकी इज्जत और उसका वेतन उतना ही ज्यादा। तो ये एक तरह की पर्सनल रैंक हो गई। हाँ, समझ सकते हैं। वहीं सवार ये तय करता था कि उस अधिकारी को अपने नीचे कितने घुड़सवार सैनिक रखने होंगे और उनकी देखभाल करनी होगी। ये उसकी मिलिट्री ऑब्लिगेशन थी। यहाँ स्रोत एक आम गलती की तरफ इशारा करते हैं जो परीक्षा में बहुत से लोग करते हैं कि जात का मतलब घुड़सवार नहीं है और सवार का मतलब वेतन नहीं है। जात मतलब पद और वेतन, सवार मतलब सैनिकों की संख्या। ये याद रखना बहुत जरूरी है। आपने एकदम सही पकड़ा। और एक और महत्वपूर्ण बात जो स्रोत में लिखी है, ये प्रणाली वंशानुगत यानी नॉन हेरिडिटरी नहीं थी। सही। यही इस सिस्टम पर सम्राट के नियंत्रण का सबसे बड़ा हथियार था। मनसबदार की मृत्यु के बाद उसका मनसब उसके बेटे को मिले, ये जरूरी नहीं है। सम्राट अपने मर्जी से किसी को भी मनसब दे सकता था, उसे बढ़ा सकता था या छीन भी सकता था। और ये सिर्फ सेना पर लागू नहीं होता था। नहीं, एक और दिलचस्प बात, ये सिर्फ सेनापतियों पर लागू नहीं होता था। साम्राज्य के हर बड़े अधिकारी, चाहे वो मंत्री हो, चित्रकार हो या कवि, उसे भी एक मनसब दिया जाता था। अच्छा, इसीलिए इसे एक एकीकृत सैन्य प्रशासनिक प्रणाली, मतलब एन इंटीग्रेटेड मिलिट्री सिविल सर्विस कहा जाता है। मनसबदारी से ही जुड़ा हुआ एक और शब्द आता है, जागीरदारी। ये तो दिल्ली सल्तनत भी इक्ता प्रणाली से काफी मिलता जुलता लगता है। क्या मुगलों ने बस उसी को आगे बढ़ाया या इसमें कोई बड़ा बदलाव भी किया था? बहुत अच्छा सवाल है। ये दोनों जुड़े हुए हैं पर एक नहीं है। जागीरदारी असल में मनसबदारों को वेतन देने का एक तरीका थी। देखिए, मनसबदारों को उनकी जात रैंक के हिसाब से जो वेतन मिलता था उसे देने के दो तरीके थे। दो तरीके? हाँ, या तो उन्हें शाही खजाने से नकद वेतन दिया जाए, जिसे नकदी कहते थे, या फिर उन्हें एक जागीर दे दी जाए। जागीर एक ऐसा इलाका होता था जिसका राजस्व यानी टैक्स वसूलने का अधिकार उस मनसबदार को मिल जाता था और वही राजस्व उसका वेतन माना जाता था। तो मतलब जागीर जमीन का मालिकाना हक नहीं था? बिल्कुल नहीं। और यही एकता और जागीर के बीच का एक बड़ा फर्क था, जिसे मुगलों ने और सख्त किया। जागीरदार उस जमीन का मालिक नहीं बनता था, वो सिर्फ वहां से तय राजस्व वसूल सकता था। प्रशासन का काम वहां दूसरे अधिकारी देखते थे। और जागीरों का तबादला भी होता रहता था? हाँ, मुगलों ने इस बात का खास ध्यान रखा कि जागीरों का तबादला बहुत तेजी से हो, अक्सर हर 3-4 साल में। क्यों? ताकि कोई भी मनसबदार किसी एक इलाके में अपनी जड़ें न जमा ले और स्थानीय शक्ति न बन जाए। और ये राजस्व इकट्ठा करने की जो व्यवस्था थी उसे जब्त सिस्टम कहा गया, जिसे अकबर के वित्त मंत्री टोडरमल ने बनाया था। स्रोत कहते हैं कि ये बहुत वैज्ञानिक थी। ऐसा क्या खास था इसमें? इसकी खासियत थी इसका डेटा ड्रिवन अप्रोच। ये अंदाजे पर आधारित नहीं थी। टोडरमल के बंदोबस्त में सबसे पहले जमीन को मापने के लिए एक मानक इकाई बनाई गई। फिर किसी भी इलाके में टैक्स तय करने के लिए वहां के पिछले 10 सालों की औसत उपज और उस दौरान चल रहे औसत मूल्यों का पूरा हिसाब लगाया जाता था। 10 सालों का डेटा? हाँ, इस डेटा के आधार पर कुल उपज का लगभग 1/3 हिस्सा नकद में राजस्व के तौर पर तय कर दिया जाता था। इसे दहसाला सिस्टम भी कहते हैं। यानी कि पूरी तरह से आंकड़ों का खेल। इससे तो किसानों के लिए भी एक निश्चितता रहती होगी कि उन्हें कितना टैक्स देना है। बिल्कुल।
यही नहीं, जमीन को भी उसकी उर्वरता मतलब फर्टिलिटी के आधार पर 4 श्रेणियों में बांटा गया था, ताकि टैक्स का बोझ सबके लिए बराबर हो। वो कौन सी श्रेणियां थी? पोलाज वो जमीन थी जिस पर हर साल खेती होती थी और इस पर सबसे ज्यादा टैक्स था। परौती वो जमीन थी जिसे उपजाऊपन वापस लाने के लिए 1-2 साल खाली छोड़ा जाता था। चाचर वो थी जिसे 3-4 साल खाली रखते थे। और बंजर वो जमीन थी जो खेती के लायक ही नहीं थी। और हर जमीन पर टैक्स की दर अलग अलग? जी, हर जमीन पर टैक्स की दर अलग थी। ये उस समय के हिसाब से एक बहुत ही उन्नत और निष्पक्ष व्यवस्था थी। तो हमने ये तो समझ लिया कि प्रशासन की ये विशाल मशीनरी कैसे चलती थी, लेकिन सवाल ये है कि इस मशीनरी को चलाने के लिए तेल यानी पैसा आखिर आता कहाँ से था, और जब पैसा आता था तो वो खर्च कहाँ होता था। यहीं से कहानी मुगल अर्थव्यवस्था और उनकी शानदार संस्कृति की तरफ मुड़ती है। सही पकड़ा आपने। अर्थव्यवस्था की रीढ़ तो कृषि ही थी। ज्यादातर लोग खेती से जुड़े थे, लेकिन ये सिर्फ गुजारे वाली खेती नहीं थी। जब्त सिस्टम की वजह से राजस्व नकद में लिया जाता था, जिसने किसानों को नकदी फसलें यानी कैश क्रॉप्स उगाने के लिए प्रोत्साहित किया। जैसे कि नील, कपास, गन्ना और अफीम जैसी फसलें खूब उगाई जाती थीं, जिनका सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी बड़ा बाजार था। और यहीं से व्यापार की भूमिका शुरू होती है। स्रोत कहते हैं कि मुगल भारत एक बड़ा निर्यातक यानी एक्सपोर्टर था, आयातक नहीं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि भारत दुनिया को सामान बेच ज्यादा रहा था और खरीद कम रहा था। और सबसे ज्यादा क्या बिकता था? इस व्यापार का राजा था सूती कपड़ा। बंगाल, गुजरात और कोरोमंडल तट पर बना कपड़ा पूरी दुनिया में मशहूर था। इसके अलावा मसाले, नील, शोड़ा जिससे बारूद बनता है, और दूसरी चीजें भी यहां से बाहर भेजी जाती थीं। तो सारे यूरोपीय व्यापारी यहीं आ रहे थे। बिल्कुल, यही वजह थी कि पुर्तगाली, डच, अंग्रेज और फ्रांसीसी सब व्यापार करने भारत की ओर खिंचे चले आते थे। नतीजा ये हुआ कि पूरी दुनिया का सोना चांदी जहाजों में भरकर भारत आता था और बदले में यहां से सामान जाता था। तो मुगल भारत उस समय एक आर्थिक महाशक्ति था। हाँ, दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक शक्तियों में से एक था। तो इस जबरदस्त राजस्व और व्यापार से जो पैसा आ रहा था, उसी ने शाहजहां को ताजमहल बनाने की ताकत दी और जहांगीर को अपनी चित्रकला की कार्यशालाएं चलाने का मौका दिया। चलिए समझते हैं कि यह पैसा कला और संस्कृति को कैसे सींच रहा था। बिल्कुल, कला और संस्कृति में मुगलों का योगदान बेमिसाल है। चित्रकला की बात करें तो इसकी नींव अकबर ने रखी थी, जिन्होंने फारसी और भारतीय चित्रकारों को मिलाकर एक नई शैली की शुरुआत की। लेकिन जहांगीर का काल मुगल चित्रकला का स्वर्ण युग यानी गोल्डन एज माना जाता है। जहांगीर का ही क्यों? जहांगीर को प्रकृति से बहुत प्यार था, इसलिए उनके समय में प्रकृतिवाद यानी नेचुरलिज्म पर बहुत जोर दिया गया। उस्ताद मंसूर जैसे चित्रकारों ने पशु पक्षियों और फूलों के इतने सजीव चित्र बनाए जो आज भी हैरान कर देते हैं। पोर्ट्रेट बनाने की कला भी अपने शिखर पर पहुंच गई थी। और वास्तुकला की बात करें तो शाहजहां का नाम सबसे पहले आता है। उनकी इमारतों में ऐसा क्या खास था जो उन्हें सबसे अलग बनाता है? शाहजहां ने वास्तुकला को एक नई ऊंचाई दी। उन्होंने अकबर के समय के लाल बलुआ पत्थर की जगह सफेद संगमरमर और बेशकीमती पत्थरों का इस्तेमाल शुरू किया। अच्छा, मटेरियल बदल गया। हाँ, और शैली भी। उनकी इमारतों में फारसी और भारतीय शैलियों का एक बहुत ही खूबसूरत संगम दिखता है। भव्य गुंबद, नुकीले मेहराब और चारों कोनों पर खड़ी मीनारें उनकी पहचान बन गई। उन्होंने पियत्रा ड्यूरा तकनीक का भरपूर इस्तेमाल किया, जिसमें संगमरमर में कीमती पत्थरों को जड़ा जाता था, जैसे ताजमहल में है। बिल्कुल, ताजमहल इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है। लेकिन दिल्ली का लाल किला और जामा मस्जिद भी उसी शान का प्रतीक है। साहित्य का भी जिक्र है स्रोत में। फारसी भाषा का दबदबा था, जिसमें अबुल फजल की अकबरनामा एक मील का पत्थर मानी जाती है। हाँ, फारसी उस समय की दरबारी और प्रशासनिक भाषा थी। अबुल फजल की अकबरनामा सिर्फ अकबर के शासन का इतिहास नहीं है, बल्कि इसका तीसरा हिस्सा आईने अकबरी उस समय के प्रशासन, समाज और अर्थव्यवस्था का एक विश्वकोश है, एक एनसाइक्लोपीडिया है। लेकिन बाबर ने तो अपनी आत्मकथा तुर्की में लिखी थी। सही याद दिलाया आपने। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा अपनी मातृभाषा तुर्की में लिखी थी, जिसका बाद में फारसी में अनुवाद हुआ। मुगल दरबार ने संस्कृत ग्रंथों का फारसी में अनुवाद कराने का भी बड़ा काम किया, जैसे महाभारत का रज़्मनामा नाम से अनुवाद। तो इन सब बातों को अगर एक साथ देखें तो इस प्रशासन की असली ताकत क्या थी जो इसे सदियों तक चलाती रही,
और फिर वो कौन सी कमजोरियां थीं जिनकी वजह से इसका पतन हुआ? इसकी मजबूती के पीछे 3 मुख्य कारण थे। पहला, केंद्रीकृत नियंत्रण। सारी शक्ति सम्राट के हाथ में थी। दूसरा, एक कुशल और व्यवस्थित राजस्व प्रणाली जिसने साम्राज्य को आर्थिक रूप से मजबूत बनाए रखा। और तीसरा, अधिकारियों, खासकर मनसबदारों और जागीरदारों का नियमित तबादला। इस नीति ने किसी भी व्यक्ति को किसी एक जगह पर बहुत ज्यादा शक्तिशाली बनने से रोके रखा। लेकिन कोई भी साम्राज्य हमेशा नहीं रहता। इस शानदार व्यवस्था में दरारें कहाँ से पड़नी शुरू हुई? विडंबना यह है कि जो इसकी ताकत थी वही बाद में इसकी कमजोरी बन गई। जब साम्राज्य औरंगजेब के समय में बहुत ज्यादा फैल गया तो केंद्र से उसे संभालना मुश्किल हो गया। मनसबदारों की संख्या इतनी बढ़ गई कि उन्हें देने के लिए जागीरें कम पड़ गईं। इसे ही जागीरदारी संकट कहते हैं ना? बिल्कुल, इससे असंतोष बढ़ा। और सबसे बड़ी बात, औरंगजेब के बाद कोई भी इतना मजबूत और काबिल उत्तराधिकारी नहीं आया जो इस विशाल और जटिल मशीनरी को संभाल पाता। तो कमजोर शासकों के दौर में साम्राज्य बिखरने लगा। हाँ, प्रांतीय गवर्नर स्वतंत्र होने लगे और साम्राज्य बिखरना शुरू हो गया। तो आज हमने मुगल साम्राज्य की उस प्रशासनिक मशीन को समझा जिसने भारत को एक नई शक्ल दी। मुख्य बातें जो एक प्रतियोगी छात्र को याद रखनी चाहिए: अकबर की मनसबदारी और जब्त प्रणाली, जहांगीर की प्रकृतिवादी चित्रकला और शाहजहां की संगमरमरी वास्तुकला। जैसा कि एक यादगार लाइन में कहा जा सकता है, अकबर सिस्टम्स, जहांगीर पेंट्स, शाहजहां बिल्ड्स। ये एक ऐसी व्यवस्था थी जो सटीकता और नियंत्रण पर आधारित थी। और जाते जाते सोचने के लिए एक सवाल छोड़ते हैं। हमने देखा कि मुगल प्रणाली कितनी जटिल और कुशल थी, लेकिन ये सम्राट की व्यक्तिगत क्षमता पर बहुत ज्यादा निर्भर थी। एक मजबूत सम्राट इसे ऊंचाइयों पर ले जाता था और एक कमजोर सम्राट इसे संभाल नहीं पाता था। तो क्या ये कहा जा सकता है कि इस केंद्रीकृत प्रणाली में ही उसके पतन के बीज छिपे थे? क्या कोई भी व्यवस्था, चाहे वो कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, शासक की व्यक्तिगत कमजोरियों की भरपाई कर सकती है, खासकर तब जब सारी शक्ति एक ही व्यक्ति के हाथ में हो? आज हम मध्यकालीन भारतीय इतिहास के एक ऐसे दौर की गहराई में उतरेंगे जिसने सिर्फ सियासत ही नहीं बल्कि समाज और रूहानियत को भी हमेशा के लिए बदल दिया। और हमारे पास जो स्रोत हैं वो प्रतियोगी परीक्षाओं के नोट्स की तरह हैं, मतलब एकदम तथ्यों से भरे हुए हैं। बिल्कुल। तो हमारा मकसद है इन सूखे तथ्यों में जान डालना, ये समझना कि इन नामों और तारीखों के पीछे की असली कहानी क्या थी और क्यों ये आज भी हमारे लिए मायने रखती। हाँ, हम बात करेंगे भक्ति और सूफी आंदोलनों की। और ये सिर्फ भजन, कीर्तन या कव्वाली तक सीमित नहीं थे। ये अपने समय की सामाजिक और कह सकते हैं सांस्कृतिक क्रांतियां थीं। तो चलिए इन स्रोतों को खंगालते हैं, देखते हैं कि ये आंदोलन कहाँ से शुरू हुए, इनके पीछे के बड़े विचार क्या थे और भारतीय समाज पर आखिर इनका असर क्या पड़ा। शुरू करने के लिए एक दिलचस्प सवाल है। ज्यादातर लोगों को लगता है कि भक्ति आंदोलन की जो गंगा है वो उत्तर भारत से बही, शायद कबीर या सूरदास के साथ। हाँ, आम धारणा तो यही है। लेकिन हमारे स्रोत इसे एक एसएससी ट्रैप कहते हैं, मतलब एक ऐसा सवाल जहां ज्यादातर लोग गलती कर बैठते हैं। वाह, तो ये कहना कि भक्ति दक्षिण से शुरू हुई, ये सिर्फ एक तथ्य नहीं है बल्कि प्रतियोगी परीक्षाओं में फंसाने वाला एक सवाल भी है। मुझे ऐसी चीजें हमेशा दिलचस्प लगती है जो आम धारणा को तोड़ती हैं। तो चलिए इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। आंदोलन की शुरुआत असल में कहाँ और कैसे हुई? देखिए, इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं और दक्षिण भारत में है, लगभग 7वीं से 10वीं सदी के बीच। ओह, तो काफी पहले। हाँ, ये जानकारी पूरी कहानी को देखने का नजरिया ही बदल देती है। इसकी शुरुआत 2 मुख्य धाराओं से हुई। पहली थी आलवार संतों की। ये भगवान विष्णु के उपासक थे। अच्छा। और उन्होंने संस्कृत के बजाय आम लोगों की भाषा तमिल में दिल को छू लेने वाले भजन लिखे। यानी शुरुआत से ही जोर इस बात पर था कि धर्म आम आदमी की भाषा में हो, किसी इलीट वर्ग की भाषा में नहीं। बिल्कुल। और दूसरी धारा थी नैनार संतों की, जो शिव के भक्त थे। ओके। वो और भी ज्यादा क्रांतिकारी थे। उन्होंने उस समय की जो कठोर जाति व्यवस्था थी उस पर सीधा प्रहार किया। अच्छा। उनके समूह में ब्राह्मण से लेकर समाज के सबसे निचले समझे जाने वाले तबकों के लोग भी शामिल थे। ये सिर्फ भक्ति नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा सामाजिक बयान था। तो आंदोलन की नींव में ही समानता और स्थानीय भाषा का विचार था। हमारे स्रोत में एक बहुत खूबसूरत पंक्ति है, भक्ति ने धर्म को कर्मकांड यानी रिचुअल से रिश्ते, रिलेशनशिप में बदल दिया। हाँ, और इसका असल जिंदगी में मतलब था एक बहुत बड़ा मानसिक बदलाव। वो कैसे? उस समय तक धर्म का मतलब था
बड़े बड़े यज्ञ, महंगे अनुष्ठान और पुरोहितों का वर्चस्व। एक आम इंसान ईश्वर तक सीधे नहीं पहुंच सकता था, उसे एक बिचौलिए की जरूरत थी। सही बात है। भक्ति ने कहा, नहीं, आपको किसी की जरूरत नहीं है। ईश्वर से आपका रिश्ता व्यक्तिगत है, सीधा है। एक पर्सनल कनेक्शन। हाँ, ये सच्ची श्रद्धा और प्रेम का रिश्ता है, लेन देन का नहीं। इसने धर्म को हर किसी के लिए सुलभ बना दिया, चाहे वो किसी भी जाति का हो या लिंग का। तो ये विचार जो दक्षिण की उपजाऊ जमीन पे जन्मा था, अब उत्तर की ओर सफर कर रहा था। हाँ, लेकिन उत्तर भारत का माहौल तो बिल्कुल अलग था। बिल्कुल। यहाँ तुर्की सल्तनत स्थापित हो चुकी थी, एक नई भाषा पारसी और एक नया धर्म इस्लाम अपनी जगह बना रहा था। तो इस नए मिले जुले माहौल में भक्ति ने क्या रूप लिया? ये बहुत दिलचस्प है। जब ये विचार उत्तर भारत पहुंचा तो वो यहाँ के सामाजिक और राजनीतिक माहौल से टकराया और उसने नए रूप लिए। अच्छा, यहाँ हमें 14वीं से 17वीं सदी के बीच कबीर, मीराबाई, गुरु नानक जैसे कई बड़े नाम दिखते हैं जिन्होंने इस आंदोलन को नई ऊंचाइयां दी। कबीर से शुरू करते हैं। वो सिर्फ एक संत नहीं थे, वो तो अपने आप में एक संस्था थे, एक कह सकते हैं आध्यात्मिक विद्रोही। विद्रोही शब्द उनके लिए बिल्कुल सही है। कबीर को समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि वे किसी एक खेमे में नहीं बनते। उन पर हिंदुओं के वेदांत दर्शन का भी असर था और मुसलमानों के सूफी गात का भी। दोनों का? हाँ, दोनों का गहरा असर था और उन्होंने दोनों ही धर्मों में मौजूद पाखंड, मूर्ति पूजा और कर्म कांडों पर जबरदस्त चोट की। उनका एक प्रसिद्ध दोहा है ना, पाहन पूजे हरि मिलें तो मैं पूजूं पहाड़। हाँ हाँ, सुना है। ये तो उस समय के स्थापित धर्मगुरुओं के लिए सीधी चुनौती थी। बिल्कुल। तो क्या इसका मतलब ये है कि एक आम इंसान के लिए, जिसे पूजा करने के लिए किसी मूर्ति या तस्वीर की आदत है, कबीर का रास्ता समझना ज्यादा मुश्किल रहा होगा? हाँ, बिल्कुल। कबीर निर्गुण भक्ति के सबसे बड़े प्रतीक थे। निर्गुण यानी? निर्गुण यानी वो ईश्वर जिसका कोई रूप, रंग, आकार या गुण नहीं है। वो निराकार है, वो कण कण में है, आपके अंदर है। उसे खोजने के लिए मंदिर या मस्जिद जाने की जरूरत नहीं। ये तो काफी दार्शनिक विचार है। हाँ, एक दार्शनिक विचार था जिसे समझना और अपनाना उस दौर में सबके लिए आसान नहीं था। इसीलिए हमारे स्रोत साफ कहते हैं कि कबीर न तो रूढ़िवादी हिंदू थे, न ही रूढ़िवादी मुसलमान। वो इन सब परिभाषाओं से परे थे। और फिर इसी दौर में एक बिल्कुल अलग रास्ता भी था, जिसका प्रतीक थी मीराबाई, मेवाड़ की एक राजपूत राजकुमारी जिसने राजमहल छोड़कर गलियों में नाचना और गाना चुना। हाँ, मीराबाई कबीर से एकदम अलग सगुण भक्ति का बेहतरीन उदाहरण है। सगुण यानी ईश्वर का एक साकार रूप है, जिसे आप देख सकते हैं, जिससे आप प्रेम कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। मीरा के लिए वो रूप श्री कृष्ण का था। एग्जैक्टली। उनकी भक्ति में दर्शन या ज्ञान से ज्यादा जोर भावना और प्रेम पर था। उन्होंने राजस्थानी और ब्रजभाषा में जो पद गाए, वे आज भी लोगों के दिलों में बसे हैं। तो ये दिखाता है कि भक्ति आंदोलन कितना विविध था। बिल्कुल। इसमें कबीर के ज्ञान मार्ग के लिए भी जगह थी और मीरा के प्रेम मार्ग के लिए भी। इसी कड़ी में चैतन्य महाप्रभु ने बंगाल में संगीत और नृत्य को भक्ति का जरिया बनाया, जिसे हम कीर्तन के रूप में जानते हैं। सही। और फिर गुरु नानक आए, जिन्होंने एक बिल्कुल नई राह दिखाई। गुरु नानक ने एक ईश्वर, एक ओंकार, सभी मनुष्यों की समानता और नाम जपो, किरत करो, वंचको की सीख दी। यानी नाम जपो, मेहनत से कमाओ और बांटकर खाओ। हाँ, और उनकी शिक्षाओं से ही सिख धर्म की नींव पड़ी। और यहाँ हमारे स्रोत एक बहुत जरूरी बात पर जोर देते हैं कि सिख धर्म न तो हिंदू धर्म का कोई पंथ है और न ही इस्लाम का। ये अपने आप में एक स्वतंत्र विचार और धर्म है। हाँ, जिसकी अपनी अलग पहचान और पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब हैं। ये बहुत दिलचस्प है कि कैसे भक्ति संत स्थापित हिंदू कर्मकांड को चुनौती दे रहे थे। क्या इस्लाम के भीतर भी कोई ऐसी ही समानांतर लहर चल रही थी, मतलब जो धर्म के बाहरी रूप के बजाय उसकी रूह पर जोर दे रही हो? बहुत अच्छा सवाल है और इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल वैसी ही एक लहर चल रही थी जिसे हम सूफी आंदोलन के नाम से जानते हैं। सूफियों का भी यही मानना था कि बाहरी कर्मकांड जैसे नमाज या रोजे तब तक अधूरे हैं जब तक दिल में ईश्वर के लिए सच्चा प्रेम और इंसानियत के लिए सेवा का भाव न हो। तो उनके लिए भी धर्म एक व्यक्तिगत रिश्ता था। भारत में तो कई सूफी सिलसिले यानी घराने आए, लेकिन हमारे स्रोत बताते हैं कि सबसे ज्यादा असर चिश्ती सिलसिले का रहा। हाँ, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, जिनकी दरगाह आज भी अजमेर में एक बड़ा केंद्र है। जी। चिश्ती सिलसिला भारत की आत्मा में एक तरह से रच बस गया। इसकी एक बड़ी वजह उनका दर्शन था।
उन्होंने संगीत, जिसे वे समा कहते थे, को ईश्वर तक पहुंचने का एक जरिया माना। और उनकी खानकाहें यानी उनके केंद्र हर धर्म और जाति के लोगों के लिए खुले थे। बिल्कुल। स्रोतों में एक बहुत ही रोचक बात है